हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक से यूपीएससी ईपीएफओ में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इस साल भी आने के चांसेस है, और बल्कि ज़्यादा आने के चांसेस है क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज इस साल बढ़ चुका है। तो इस साल 2 से बढ़ के मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगा इसमें रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैं 18 मिनट्स में ये पूरा का पूरा टॉपिक कैसे ख़त्म कर लेता हूँ, 18 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स में, जो कि बाकी चैनल्स पे लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा तक चलता रहता है। इस वजह से, क्योंकि ये वो लोग स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है। वो आज यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करा रहे हैं, कल बैंक की तैयारी कराएंगे, परसों सीजीएल की तैयारी कराएंगे। मैं कॉमर्स का ही टीचर हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे कॉमर्स की नॉलेज है। मैं देख के ही पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उनको वो पहले पढ़ना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरीके से ही पूरा परफेक्ट जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। और मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करके दूंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे यूपीएससी ईपीएफओ में। इससे पहले 9 क्लासेस अकाउंटिंग की हो चुकी है, 3 क्लासेस लेबर लॉ से रिलेटेड हो चुकी है, और एक एक वीडियो मैंने तैयार किया 100 क्वेश्चंस का लेबर लॉ से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 60 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के प्रिपेयर करें, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। और इससे रिलेटेड आपको जितने भी नोट्स चाहिए या क्विज में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें पार्ट ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे देखते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेशियो एनालिसिस जो था वो स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर वेल ने। ठीक है, उन्होंने रेशियो का सिस्टम 1909 में स्टार्ट करा था। ठीक है, 1909 में। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है, ये कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों के ऊपर। ठीक है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। ठीक है, जिसको अंश और हर बोलते हैं हिंदी में। अब रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है? ठीक है, ये रिलेशनशिप फिक्स करता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, रेशियो एनालिसिस करने के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढी जाती है कि हम जिस तरीके का रेशियो एनालिसिस करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है रेशियो के लिए, और उसके बाद उसे इंटरप्रेट और रिपोर्ट करा जाता है कि किस तरीके से शो करना है और किस तरीके से उससे एनालिसिस बनाई जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा रेशियो है वो किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला इन प्रोपोर्शन शो कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 2:1, 1:2, ये प्रोपोर्शन हो गया। रेट में कर सकते हैं, रेट का मतलब टाइम में कर सकते हैं, कोफिशिएंट का मतलब टाइम होता है। ठीक है, ये तीनों का मतलब ऑलमोस्ट टाइम ही होता है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब भी यही होता है, मल्टीपल ऑफ समथिंग। ठीक है, जिसको हम गुणांक बोलते हैं हिंदी में। A quotient obtained by dividing one item by another is taking as a unit of expression। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल एवरेज स्टॉक के बेसिस पे निकालना है, कितने टाइम से। मान लिया कि एवरेज स्टॉक 1 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 है, तो कितना हो गया 2:1। ठीक है, और इसको अगर टाइम्स में देखेंगे तो कितना हो गया, डबल। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, इन परसेंटेज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही होगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसके मेरिट्स क्या होते हैं रेशियो एनालिसिस के। ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर करके दूंगा मैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्मूला से लेके एक्सप्लेनेशन, आइडियल रेशियो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसका मेरिट क्या होता है कि इसे फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मान लिया कि अभी हमारा क्या कहते हैं रेशियो डबल चल रहा है। ठीक है, हमें चाहिए वो सिंगल, तो हम फॉरकास्ट करेंगे किस तरीके से उसे 1 पे लाएं। ठीक है, मैनेजीरियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि मान लिया हम रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो किस तरीके से करना है, रेशियो कम आ रहा है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, और कम्युनिकेट करते हैं इसे कहाँ से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और इससे हमारी मेजरिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है कि हम क्विकली मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को, इन सब चीज़ों को, और ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब इसके कुछ
डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज। अब रेशियो एनालिसिस करने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। दूसरा, रेशियोज आर मीन्स, ये एक ज़रिया होता है, मतलब इस क्या कहते हैं, इसके लिए आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर है इंटर रिलेशनशिप, इसमें हम ये दो कंपोनेंट्स में इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, इसलिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड और नॉर्म, अगर हमारे पास क्या कहते हैं उस तरीके के स्टैंडर्ड्स नहीं है, उस तरीके के फॉर्मुलेशंस नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। टाइम लैग, क्योंकि हमें इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, चेंज इन प्राइस का भी इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज आपने रेशियो निकाला, कल प्राइस चेंज हो गया, तो उसका मतलब आपको कल दोबारा निकालना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रेशियोस होता है यहाँ पे तीन तरीके के दिए हुए हैं, ठीक है ना, सब कैटेगरी इसकी बहुत है, पर यहाँ पे सिर्फ तीन दिए है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और फाइनेंशियल रेशियो। ठीक है, देखते हैं ये क्या क्या होता है। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एबिलिटी शो करता है ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो ये सब वो सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज़ें अभी आनी बाकी है, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। ठीक है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है और रिसोर्सेज का, उसका भी पता करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट मेज़र करते हैं, ताकि हमारी कैपेसिटी पता चले कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से रेशियो होते हैं, पहला होता है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का लास्ट ईयर क्वेश्चन था, एक्सपेंस रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखते हैं, सबसे पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो या ROI भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ROI निकालने के लिए आए तो आप ये मत सोचना कि सर ने बताया नहीं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को ROI भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, हमारी ऑपरेशनल और मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ठीक है, और ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फिक्स करता है, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगाया और कितना हमको रिटर्न मिला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, जो हमारे रेगुलर रेवेन्यूज है, जो हमारे कोर बिजनेस से अर्निंग है। ठीक है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड डाला जाता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल असेट्स फिक्स्ड प्लस करंट। ठीक है, और टोटल फिक्स्ड असेट्स ओनली। ठीक है, या तो टोटल असेट्स होता है, टोटल फिक्स्ड असेट्स ओनली भी हो सकता है। फिर है टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, जिसका मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉन बिजनेस एसेट्स प्लस फिक्टिशियस एसेट्स को। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये एक तरीके के हमारे लिए एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स, वैसे जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन तरीक़ों से निकाला जाता है। ठीक है, या तो आप टोटल असेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लें फिक्स प्लस करंट, या टोटल फिक्स्ड असेट्स को ही मान के कर लें, जिस तरीके से डेटा दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज़ें भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है, जितना भी पैसा शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया होता है, इसको निकालने के लिए RSF भी बोलते हैं इसे। इसको निकालने के लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से जो प्रीवियस वाला था उसमें से आप इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर फंड डाल दीजिए। ठीक है, तो नेट इनकम आफ्टर पेमेंट इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा आपका। फिर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, लाइबिलिटी साइड जितना भी आपका क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होगा, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, या और जितने भी रिजर्व्स हो। ठीक है, अगला आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इक्विटी शेयर के बारे में हमने कंपनी अकाउंट में पढ़ाई है, क्या होता है, इट इज़
नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न नेटवर्थ, ये चीज़ें भी बोली जाती है इसे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, कुछ भी बोल दे हम ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। द रेशियो सिग्निफाइज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये हमें बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना पैसा मिला, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर को पैसा हमेशा क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और टैक्स के पेमेंट के बाद ही मिलता है, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, आपको एक एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब कि जो लास्ट ईयर का लॉस था हमारा, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट से हम कवर नहीं कर पाए थे, उसको हम अक्यूमुलेट कर देते हैं, अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगले साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वही होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। तो वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस था जो कि इस साल हम कंसिडर कर रहे हैं। अब आता है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, मतलब जितना आपने असेट्स लगाया है बिजनेस में उससे आपको कितना रिटर्न हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट को हम टोटल एसेट से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स इज नॉट अ रियली एसेट, मैंने अभी आपको बताया था। नो अमाउंट कैन बी रियलाइज्ड ऑन अ फर्दर बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपेंडिचर कंसर्न, ठीक है। इससे जैसे कि हमारा फिक्टिशियस एसेट्स जनरली क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि हम एक साल के प्रॉफिट से रिकवर नहीं कर सकते, तो उसे हम अगले साल के लिए अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। कई बार एनपीएस हो गए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए, इन सब चीज़ों से। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा नेट सेल्स दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ना लिखा हो, ग्रॉस मार्जिन रेशियो या ट्रेडिंग मार्जिन रेशियो रखा है, सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है और निकाल देना है, ठीक है। ज़्यादा अगर ये रेशियो होगा तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा, मतलब बिजनेस ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अब बताए ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग से क्या मतलब है, जो हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है। द रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सेल्स, ठीक है। टोटल जितना भी आपका बिजनेस को रन करने में खर्चा चल रहा है उसको सेल से डिवाइड करके ही निकाल दिया जाता है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सामान को बनाने में आपको जितना कॉस्ट लगा सेल्स तक का, उस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना है और नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगर ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी शो करेगा, कैसे, क्योंकि सेल्स हमारा ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो हमेशा ही हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंसी प्रूव करेगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब मैनेजरियल सैलरी वगैरह जितना हो गया, फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट, ठीक है। जनरली इसमें फाइनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करे जाते, जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया। अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इट मेड फ्रॉम ऑपरेटिंग रेशियो सोर्सेज टू द सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब अभी मैंने आपको बता ही दिया था, इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, सेम वही वैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नेट सेल्स था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्स है, ये ध्यान रखिएगा। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगला देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसको एक सपोर्टिंग रेशियो को के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। ये सारी चीज़ें नेट सेल्स पे निकाली जा रही है। नेट सेल्स का अभी बताया मैंने, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये हर एक एक्सपेंस से रिलेटेड, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकालने के लिए रेशियो चाहिए, उसके लिए निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो,
ठीक है, हो सकता है इस साल नेट प्रॉफिट रेशियो से क्वेश्चन आ जाए। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप हम ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दे। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, जैसे वेजेस हो गया, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, ऑयल एंड डीजल हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ये प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे हो गया मैनेजर सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से नेट प्रॉफिट आ जाएगा और उसको सेल से डिवाइड कर देंगे। सेल्स भी कौन सा, नेट सेल्स। ठीक है, अगला देखते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हमेशा इक्विटी शेयर के लिए निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को हम डिवाइड कर दी, सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये इक्विटी शेयर के लिए तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर का ही डिविडेंड देखना है। और इक्विटी शेयर का डिविडेंड कब आता है, जबकि हम इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगला आता है पे आउट रेशियो। ठीक है, मैं आपको सारे रेशियो बताऊंगा, ये 12th क्लास की बुक में नहीं है, ये को बीकॉम की बुक में नहीं मिलेगा, आपको ये एमबीए की बुक में मिलेगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ कवर करके देना है मेरे को। ठीक है, तो इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। और ये क्या शो करता है, ये फाइनेंशियल पॉलिसीज को शो करता है, मैनेजर प्लगिंग ब्लैक को शो करता है। ठीक है, कि कितना इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जा रहा है उसको डिवाइड कर देंगे हम अर्निंग पर इक्विटी शेयर को। ठीक है, अब आता है प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये हमारे लिए वो शो करता है कि कि हमारे लिए कौन कौन प्रोस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन और क्या कहते हैं मार्केट से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इसको मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर और अर्निंग पर इक्विटी शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। आगे देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। उससे पहले हम देख लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिविडेंड सारा का सारा ना डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा उसको फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, जिसको रिटेन रोक के रख लिया जाता है, सबको डिवाइड नहीं करा जाता शेयर होल्डर्स को। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये हेल्प करता है फ्यूचर में आपके कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होंगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से निकालना है, वो रिटेन्ड अर्निंग से निकालना है। इसको जो निकालते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, कभी भी क्या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग में डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं रोका जाता। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है तो उसको पे करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट कवर और फिक्स चार्ज कवर। ठीक है, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो हमारे क्या कहते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स हैं उसको पे कर पाने के लायक है या नहीं है, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो गए। तो ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिक्स्ड एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, हायर रेशियो क्या शो करता है, बेटर पोजीशन शो करता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हायर रेशियो क्या शो करता है इंटरेस्ट कवर और फिक्स चार्जेस में। ठीक है, अब आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। ठीक है, ये इन्वेस्टर को वो व्यू पॉइंट देता है कि उसका डिविडेंड इनकम कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसको डिविडेंड पर शेयर देखते हैं कि हर एक शेयर पे वो कितना कमा रहा है और मार्केट प्राइस कितना है उस शेयर का, और 100 से इंटू कर देते हैं। अगला आता है टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, इसको एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो या वेलोसिटी रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करा जाता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर क्या कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स में इसको एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, इसमें स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और कैपिटल टर्नओवर रेशियोज आते हैं। ठीक है, पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
ठीक है, इसको स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, ये ये शो करता है कि स्टॉक में हमने जितना पैसा लगाया है, मतलब कि रॉ मटेरियल्स में जितना पैसा लगाया है, ठीक है, वो हमको कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, तो इसको निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना का हमने सामान बनाया उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये भी अलग अलग फार्मूला है इसके, तो एक भी फार्मूला मिस नहीं करना है, सब रट के जाना है। स्टॉक टर्नओवर पीरियड, ठीक है, कैसे निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर पीरियड, ये टाइम्स में निकल सकता है, डेज में निकाल सकते हैं, मंथ्स में निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से डेटा होगा उस हिसाब से निकालेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं ग्रुप पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। सारे फार्मूले से प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए और आपको आंसर मिलेगा। जहां अटकते हैं वो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे, कितने होल्डिंग पीरियड क्या है स्टॉक का, और उसको डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, फिर आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसमें ये देखा जाता है कि डेटर से हम कितने दिन में पैसा वसूल लेते हैं। ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं, जो उधार में बिजनेस से सामान खरीदते हैं। ठीक है, इसको नेट क्रेडिट सेल्स को जब हम एवरेज डेटर से डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिल जाता है। ठीक है, अब नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज बिल रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, सेम वैसा ही है। ठीक है, मंथ और डेज जितने भी टाइम लेता है हम क्या कहते हैं डेटर से पैसा वसूलने में, और उसको रेशियो से डिवाइड कर देता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सेम है वही। ठीक है, वहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ नेट क्रेडिट परचेस है, और उसको एवरेज अकाउंट्स पेबल, वहाँ रिसीवेबल था, यहाँ पेबल से कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, जिस पे हमें पैसा लेना है, जो उधार में आपने सामान भेजा है, बिल जनरेट करा है, उस पर पैसा लेना है। और पेबल का मतलब क्या है, जितने पे हमें पैसा देना है। ठीक है, जिस बिल पे। ठीक है, और क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो भी बोला जाता है इसे। और ये जो होता है क्रेडिटर टर्नओवर, ये क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो ये दिखाता है कि हम कितनी जल्दी क्रेडिटर्स का पैसा दे देते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये रिलेशनशिप फिक्स करता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल देखता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कई बार क्या करते हैं हम करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सी ए माइनस सी एल वही शो कर रहा है। सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस तरीके से डेटा दिया होगा उसके हिसाब से निकालेंगे, और नेट वर्किंग कैपिटल से माइनस कर देंगे। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। फिर है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये क्या शो करता है कि फिक्स्ड असेट्स को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। इसको नेट सेल्स को फिक्स्ड असेट्स से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा आंसर। और नेट फिक्स्ड असेट्स कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, सीधा सीधा आपको वैल्यूज़ देंगे, फार्मूला रटना है, वहाँ पे फार्मूला पुट करना है और आंसर। ठीक है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है कि जितना कैपिटल लगाया और सेल्स से कितना जनरेट हो रहा है हमारा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, जितना भी हमारा लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ें का टोटल आता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन में हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है। अब आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है कि हम क्या कहते हैं अपना क्रेडिट जो है लॉन्ग टर्म लोन से वो पे करने के लायक है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आता है ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसको बैलेंस शीट रेशियो भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ये टोटल टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ऐसी एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे बोरोड फंड यानी कि डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, इन सब चीज़ों से डिवाइड करके निकाला जाता है। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहला आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये शो करता है कि हम कितनी जल्दी क्या कहते हैं करंट एसेट, ये शो करता है कि हम कितनी जल्द
ठीक है, कि कितनी जल्दी जल्दी हम करंट ऑब्लिगेशन जो हमारे करंट क्रेडिट्स हैं उनको पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो हमेशा डबल होता है, कि हमारे पास कैश करंट एसेट्स डबल होना चाहिए करंट लाइबिलिटी से, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। ठीक है, फिर आता है लिक्विड रेशियो। ये उसकी तरह ही है, बस यहाँ पे करंट असेट्स की जगह पे लिक्विड असेट्स का यूज़ किया जाता है। लिक्विड असेट्स क्या होता है, उसमें से अगर स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें करंट असेट्स में से, तो हमारा लिक्विड रेशियो आ जाता है। ठीक है, करंट और क्या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पे कर दिए अभी एक्सपेंस होने से पहले। फिर आता है कैश पोजीशन रेशियो। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोला जाता है, ये सुपर क्विक रेशियो भी बोला जाता है। इसको निकाला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स लिए जाते हैं, मतलब कि जो बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो या ऑलरेडी कैश में हो। ठीक है, तो कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। और ये आइडियल रेशियो क्या होता है कि हमारे पास कम से कम 0.75 टाइम्स होना चाहिए पैसा। ठीक है, या मार्केटेबल सिक्योरिटी या कैश या बैलेंस का या इन तीनों का टोटल लाइबिलिटी के करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। फिर आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको फिक्स्ड असेट्स रेशियो इसका सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स रेशियो कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड असेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से डिवाइड करके। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा 1 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होती है। ठीक है, अब फिक्स्ड असेट्स को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें नेट फिक्स्ड असेट्स या फिक्स्ड असेट्स मिल जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म, ठीक है, और लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें एक्सटर्नल इक्विटी को इंटरनल इक्विटी से डिवाइड करके भी निकाला जाता है। ठीक है, टोटल आउटसाइड जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब यही है। ठीक है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स वगैरह का पैसा हो गया, और इंटरनल इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का पैसा जितना हो गया उससे डिवाइड करके निकाला जाता है। ठीक है, ये हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, ज़्यादातर जितना हम बाहर से पैसा ले रहे हैं उतना हमारा इंटरनल मनी भी होना चाहिए। इसको ये 3 तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, 3 एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम से लिखी हुई हैं। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। ठीक है, और कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को हम टोटल टेंजिबल एसेट से डिवाइड करके निकाला जाता है। और प्रोप्राइटरी रेशियो क्या शो करता है कि बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, इसको कैपिटलाइजेशन या लिवरेज रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि लिवरेज या कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर को जब हम मार्केट प्राइस से इंटू कर देते हैं तो कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। और लिवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम बोरोड फंड यानी कि जो उधार का पैसा होता है उसका यूज़ करते हैं हम इक्विटी शेयर्स का या फिर रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल टॉपिक है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर आपको रटना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।